Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। So don't forget to like, share and subscribe. Before starting this lecture, I am going to give you brief that why this chapter, this whole lecture is going to be important for you. Today we will be covering from section number 36 to section number 50, which is most crucial and most important part of the CPC under part 2, which is execution. ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट रहने वाला है बिकॉज क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इसको अच्छे से जान लो क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है पहली बात तो जुडिशरी, सारे जुडिशरी एग्जाम जिसमें सीपीसी इंक्लूडेड है एज अ सब्जेक्ट, वहां पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एग्जीक्यूशन कैसे करना है, इवन नॉट इवन पार्ट 2 बट ऑल्सो द एग्जीक्यूशन रिलेटिंग प्रोसीडिंग। आप ये तो पता होगा आपको कि सबको कि ऑर्डर नंबर 21 कितना बड़ा है, 106 टोटल 106 रूल हैं उसमें। इसीलिए जब हम कवर करेंगे ऑर्डर नंबर 21 को फुल्ली कवर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, पार्ट 2 जो है एग्जीक्यूशन, ये वाली वीडियो, इसके आगे आने वाली लेक्चर, ये सारी इंपॉर्टेंट आपके लिए इसीलिए हो जाएंगी क्योंकि एग्जीक्यूशन को अच्छे से आपने अगर ग्रैब कर लिया, समझ लिया, तो आपको 21 ऑर्डर 21 समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 36 से हम लोग आज कवर करेंगे सेक्शन 50 तक। सेक्शन नंबर 36 ये बात करता है कि प्रोविजन इस कोड के जो अप्लाई होते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पर, इंक्लूडेड द पेमेंट अंडर डिक्री पर, तो वो वैसे के वैसे ही as so far as applicable be deemed to apply, क्या लिखा हुआ है, be deemed to apply to the execution of orders, execution of orders पर भी वो वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे कि डिक्रीज पर अप्लाई हो रहे हैं। और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स में ये इंक्लूड होता है पेमेंट अंडर एन ऑर्डर। बेसिकली हमें ये तो पता है कि पार्ट 2 जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज की बात करता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स की भी बात करता है। ऐसा एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स जो सेक्शन 36 है उसमें समझाया गया है। अभी आपको जो समझ में नहीं आया होगा वो ये है कि पेमेंट अंडर ऑर्डर क्या है, मतलब पेमेंट अंडर ऑर्डर को भी ये इंक्लूड करता है, तो वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑर्डर 25 का। ऑर्डर 25 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट की, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही कि जहाँ कोई जो फॉरेन में रहता है, फॉरेन में निवास करता है और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो कि डिस्प्यूट में चल रही है, तो कोर्ट उससे पहले ही सिक्योरिटी का अमाउंट जो है वो पैसा ले लेता है, ठीक है। तो अगर जब भी डिक्री जो है वो प्लांटिफ के यहाँ पर फेवर में आई तो उसको देने के लिए उसके पास, मतलब कोर्ट के पास पैसा रहे, तो इसीलिए पैसा जो है एज अ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवा लिया जाता है उस अदर पर्सन से, रिस्पोंडेंट से। बेसिकली ये चीज दोनों पर अप्लाई होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज में भी और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स में भी। अब अगला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 37 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको 37 नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आया, ये समझ लेना, ठीक है। तो 37 समझना बहुत ज़रूरी है। 37 बात करता है डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री, यानी कि ऐसा कोर्ट जिसने डिक्री पास करी। उसका क्या मतलब है कि कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री का ये मतलब क्या है, मतलब इसमें क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। तो पहली बात तो कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री का क्या मतलब होता है, जिस कोर्ट में सूट आया और वही कोर्ट ने अगर डिक्री पारित कर दी तो वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहलाता है, ठीक है। सूट आया और उसी कोर्ट ने डिक्री यहाँ पर डिक्री दे दी तो क्या हो जाएगा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस उस कोर्ट को बोल देंगे। ये तो एक कॉमन सी बात है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस किसे बोला जाता है।
लेकिन कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री का मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना। फिर आप देखो सेक्शन नंबर 37 का क्लॉज ए ये क्लियर कर देता है कि जहां पर डिक्री जो है एग्जीक्यूट की जानी है और जो कि पास करी गई थी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में, तो फिर ऐसे केस में कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री किसको मानेंगे? तो ऐसे केस में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को यहाँ पर क्या मान लिया जाता है? कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री। इसको ऐसे समझो कि डिक्री पारित हुई, ठीक है, एक कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, उसके बाद वो अपील में गई, तो अपीलेट कोर्ट ने, अब कोर्ट तो अलग लगा ना, अपीलेट कोर्ट लगा, अब अपीलेट कोर्ट ने यहाँ पर डिक्री पारित कर दी। अब अपीलेट कोर्ट ने जो डिक्री पारित करी है वो माना जाएगा कि पहले वाले कोर्ट ने ही डिक्री पारित करी है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने, जिसने पहले डिक्री दी थी ना, वही उसी कोर्ट ने जो है डिक्री पारित करी है, ये माना जाएगा। तो बेसिकली यही कहता है आपका 37 क्लॉज ए। तो अब समझ में आ गया कि अपीलेट कोर्ट पास कर रहा है तो माना जाएगा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने ही पास करी है, जिसने डिक्री पारित करी थी ना, वही कोर्ट माना जाएगा कि उसने ही डिक्री पारित करी है। अपीलेट कोर्ट भी करता है तो भी। इससे समझ में आ जाता है कि नाम जो आएगा, नाम किस कोर्ट का आएगा, तो अपीलेट कोर्ट भी अगर डिक्री पारित करेगा तो नाम कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वाले का ही आएगा। ये सब समझ क्यों रहे हैं हम? ये सब समझ क्यों रहे हैं? ये सब समझ तो इसलिए रहे हैं ना कि ताकि एग्जीक्यूशन हो जाए, एग्जीक्यूशन ही तो करवानी है। अब एग्जीक्यूशन के लिए आप अर्जी कहाँ लगाओगे? एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ लगाओगे? आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन रुका पड़ा है, कहाँ लगाओगे? अपीलेट कोर्ट में लगाओगे या फिर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में लगाओगे? तो इससे 37 जो क्लॉज ए है आपका क्लियर कर देता है कि एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन लगनी है वो कहाँ लगनी है? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ही जाएगी वो, क्योंकि वो क्या है आपका कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री। अपीलेट कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगेगी, एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? आपकी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में। अब चलते हैं आगे, 37 का बी क्लॉज देखो। बी क्लॉज आप देखोगे ना तो आपको पढ़ने में तो इजी लगेगी, शुरू की 2 लाइन, फिर उसके बाद आपको लगेगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए अच्छे से वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली बात, क्लॉज बी बोलता है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अगर बंद हो गया, ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अब रहा नहीं है, आपने मतलब डिग्री पारित हुई थी आपकी वहां से और जो भी है, पर अब वो कोर्ट जो है फर्स्ट इंस्टेंस का रहा नहीं है, ठीक है, या फिर जुरिस्डिक्शन जो है अब उस कोर्ट के पास रहा नहीं है, अब उसका जुरिस्डिक्शन चेंज हो गया है, ये तो कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, वो अपर सिविल कोर्ट हो गया है या उस तरीके का हो गया है, आपका जो अमाउंट है उससे ज्यादा एक्सीड कर रहा है, बेसिकली कुछ भी है, अब वो उसका जुरिस्डिक्शन नहीं रहा है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन पिक्यूनरी हो चाहे कैसे भी हो, वो जुरिस्डिक्शन या रहा नहीं है या फिर सीज कर दिया है उसने, एग्जिस्ट नहीं करता है अब, ठीक है, अब खत्म हो गया है, वहां पे दूसरा कोर्ट आ गया है। तो अब क्या किया जाएगा? तब ऐसे केस में आप एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन अर्जी लगाओगे कहाँ? पहले केस में तो समझ में आ गया था कि कहाँ लगानी है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में लगानी है। अब फर्स्ट इंस्टेंस ही नहीं है आपका या फिर उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं रहा है तो कहाँ लगाओगे आप फिर लगाओगे ऐसे कोर्ट में जिसका जुरिस्डिक्शन है, मतलब उसके इक्वल टू जुरिस्डिक्शन है। बेसिकली जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा था ना पहले, उसकी जगह जो भी आ गया है, ठीक है, अब जिसको भी जुरिस्डिक्शन दे दिया गया है तो उस कोर्ट में लगाओगे। आप ऐसे देखोगे कि क्या इस कोर्ट में लगाया जा सकता है, ठीक है, अगर इस कोर्ट में लगाया जा सकता है मतलब अगर ये वो वाला कोर्ट होता, ठीक है, पहले वाला कोर्ट होता तो इसमें तो लगाया जा सकता था सेम, अगर उसके पास पावर है उतना ही उसके पास जुरिस्डिक्शन है, इस वाले कोर्ट के पास जो नया आ गया है अब उसके पास जो जुरिस्डिक्शन है वो सेम वैसा ही है जैसा पहले वाले के पास था। ऐसा आप चेक करोगे, ऐसा मतलब प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ, ऐसा चेक करोगे, अच्छा ठीक है, ओके, ये तो ऐसा ही है, सेम ही है, ठीक है, उसके पास जुरिस्डिक्शन वही है, तो फिर आप क्या करोगे, एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है उस कोर्ट में लगा दोगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि आपको नहीं समझ में आ रही है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं मेरी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड या उसमें कुछ भी, then you can ask me in the comment section below and I will try my best to answer it। इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन बात करता है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस अगर जुरिस्डिक्शन खो देता है टू एग्जीक्यूट द डिक्री, या फिर अब उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं रहता है और उसकी बजाय किसी और कोर्ट का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन आ जाता है, तो जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आया है दैट कोर्ट शैल ऑल्सो हैव जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट द डिक्री, उसके पास जुरिस्डिक्शन होगा एग्जीक्यूट करने का, वैसा ही जुरिस्डिक्शन होगा जैसा कि अगर एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन के लिए लगाया जाता उस कोर्ट के अंदर, जब वो एग्जिस्ट कर रहा होता, मतलब उस टाइम पे करता,
ऐसा सपोज करके, तो उस टाइम पे अगर उसमें लगाया जा सकता था एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, तो उसके पास जुरिस्डिक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कोर्ट्स बाय विच डिक्रीज में बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि किन कोर्ट्स के द्वारा डिक्री जो है एग्जीक्यूट करी जानी है। सेक्शन नंबर 38 बताता है कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, तो इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। पहली बात तो आइदर बाय द कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है उसके द्वारा एग्जीक्यूट करी जानी है, जो कि सिंपल समझ में आता है, या फिर बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर वगैरह करते हैं, तो सेक्शन आगे पढ़ ही लेते हैं। सेक्शन नंबर 39 बात करता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री की, जिसमें क्लॉज 1 बोलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर हमने सेक्शन नंबर 2 में अच्छे से कवर किया था, जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है वो डिक्री होल्डर है। यहाँ पे ये होता है कि एप्लीकेशन लगाता है डिक्री होल्डर, ठीक है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उस कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए, डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाने के लिए डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाता है और बोलता है कि आप किसी और कोर्ट को जो है, अनदर कोर्ट को जिसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, उसको ये सेंड कर दीजिए। लेकिन वो एप्लीकेशन किस ग्राउंड पर लगाता है, क्या उसके रीजंस होते हैं। पहली बात, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट डिक्री पारित करी है, या तो वो एक्चुअली या वॉलेंटरीली जो है रिसाइड करता है, या कैरी ऑन बिजनेस करता है, या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के लिमिट्स में। इसके बाद दूसरा देखो, जहां पे ऐसे केस में जिस पर्सन के अगेंस्ट डिक्री पारित हुई है, ना तो वो वहां रहता है, ना उसका कोई कारोबार वगैरह वहां पे है, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी जहां सिचुएटेड है, जहां प्रॉपर्टी का लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन लगता है, वहां पे जो कोर्ट आता है उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद क्लॉज सी बताता है कि जहां पर सेल या फिर डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, जो कि सिचुएट करती है आउटसाइड लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट से बाहर आउटसाइड जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर कोर्ट ने पास किया डिक्री रिगार्डिंग द हाउस सिचुएटेड इन गुजरात। इसके बाद क्लॉज डी बोलता है कि कोई और अदर रीजन है तो वो वैलिड रीजन के लिए डिक्री ट्रांसफर करी जा सकती है, और उसका जो भी रीजन है वो रिकॉर्ड किया जाएगा इन द राइटिंग। उसके बाद सेक्शन नंबर 39 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि ऑन इट्स ओन मोशन भी चाहे तो कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है डिक्री को। लेकिन ये सेन नहीं लगता सुनने में, मतलब सेन नहीं लगता सुनने में, क्योंकि ऑन इट्स ओन मोशन कभी कोर्ट नहीं करता। कोर्ट को थोड़ी सपने आ रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है वहां पे, तो हम ट्रांसफर करें डिक्री का, नहीं, कोर्ट को सपने नहीं आते हैं। यहाँ पे रियली में काम ये होता है कि प्रिसेप्ट दिया जाता है। प्रिसेप्ट कौन देता है, यहाँ पर डिक्री होल्डर प्रिसेप्ट देता है। प्रिसेप्ट मतलब आज्ञा पत्र, जो कि हम सेक्शन नंबर 46 में आगे पढ़ेंगे, वो दिया जाता है डिक्री होल्डर के द्वारा, और फिर वो बताता है डिक्री होल्डर की जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ नहीं है। और यहाँ पे प्रिसेप्ट का रीजन क्या है कि क्यों इशू किया जा रहा है प्रिसेप्ट, कि जो डिक्री होल्डर होता है ना, वो बोलता है कि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी कहीं और है, और वो जो अपनी प्रॉपर्टी है वो सेल कर देगा। इस चीज का प्रूफ जो है वो डिक्री होल्डर देता है, और फिर यहाँ पर कोर्ट जो है प्रिसेप्ट जारी करता है। और ये प्रिसेप्ट जो है फोर्स में रहता है 2 महीनों के लिए, ओनली 2 मंथ्स के लिए ये फोर्स में रहता है। इसके लिए अच्छा खासा रीजन बताता है डिक्री होल्डर, और यहाँ पे जजमेंट डेटर की जो है प्रॉपर्टी वो अटैच हो जाती है। समझ गए होंगे कि मैंने प्रिसेप्ट जो सेक्शन नंबर 46 में दिया गया है वो यहाँ क्यों समझा दिया, क्योंकि जिस कोर्ट ने डिक्री पारित करी है वो ऑन इट्स ओन मोशन जो है या सुओ मोटो सेंड नहीं करता है एग्जीक्यूशन के लिए किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को जिसका कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन लग रहा है, अपने मन से नहीं करता है, क्योंकि उसे कोई सपने नहीं आ रहे हैं। पास सेक्शन नंबर 39 का सबसेक्शन 3 बात करता है आपका कि ट्रांसफरी कोर्ट के पास एक कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन होगा। कॉम्पिटेंट मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंट होगा, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी कॉम्पिटेंट होगा। ट्रांसफरर कोर्ट जो भेज रहा है वो भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में होगा तो ही भेजेगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 देखो, सब सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है और सारी बातें क्लियर कर देता है कि ओरिजिनल कोर्ट जो है जिसने डिक्री पारित करी है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहा है डिक्री को, क्योंकि पर्सन या फिर प्रॉपर्टी जो है, कोई भी पर्सन या फिर प्रॉपर्टी जो है वो आउटसाइड उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर आ रही है। ठीक है, इसके लिए उसे ट्रांसफर करना पड़ रहा है और ट्रांसफर यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है।
उसके बाद सेक्शन नंबर 40 आपका सिंपल एंड इजी टू लर्न है ऑफ कोर्स, बट इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन में लिखा गया है कि ट्रांसफर करी जा सकती है, डिग्री का ट्रांसफर किया जा सकता है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। तो सेक्शन नंबर 40 बताता है ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट, दूसरे स्टेट में डिग्री को ट्रांसफर किया जा सकता है एग्जीक्यूशन निष्पादन के पर्पस के लिए। इस कोर्ट में यहाँ पर डिग्री का ट्रांसफर किया गया है निष्पादन के पर्पस के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उसके प्रोसीजरल रूल्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, वैसे ही डिग्री को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 41 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको याद रख लेना है कि रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। बेसिकली इसका मतलब यह है कि जिस कोर्ट को भेजा गया है डिग्री का निष्पादन करने के लिए बोला गया है, तो वो जो कोर्ट है वो ओरिजिनल कोर्ट को बताएगा कि हाँ डिग्री का एग्जीक्यूशन करवा दिया गया है, या फिर आधा ही पार्टली एग्जीक्यूशन हुआ है, या फिर एग्जीक्यूशन जो है फेल हो गया है। फॉर एग्जांपल दिल्ली कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जयपुर कोर्ट ने यहाँ पर डिग्री को सेंड किया, यानी कि ट्रांसफर किया, तो दिल्ली कोर्ट रिपोर्ट बैक करेगा, बताएगा जयपुर कोर्ट को कि ये दिक्कत आई है, एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, या एग्जीक्यूट करवा दिया गया है पूरी तरीके से। उसके बाद सेक्शन नंबर 42 जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पावर्स क्या रहेंगी कोर्ट के पास जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है उस ट्रांसफर्ड डिग्री को, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पे डिग्री ट्रांसफर हो गई है, अब जो ट्रांसफर जहां पे हो गई है वो उस कोर्ट के पास क्या पावर है उस ट्रांसफर डिग्री को एक्सरसाइज करने की, एग्जीक्यूट करवाने की बेसिकली। तो उसके बाद सेम पावर होंगी जैसे कि ओरिजिनल कोर्ट को होती, ठीक है, वही सारी सेम पावर्स होंगी उसको। सबसेक्शन 1 देखो, सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोर्ट जो एग्जीक्यूट करवा रहा है ट्रांसफर डिग्री को वो अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को, ठीक है। दूसरी बात, वो जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर सकता है, सेल कर सकता है प्रॉपर्टी, पनिश कर सकता है ऑब्स्ट्रक्शन को, है ना, रोक सकता है, स्टे वगैरह लगा सकता है, एग्जैक्टली जो भी लाइक ओरिजिनल कोर्ट के पास पावर होती वैसी उसके पास पावर होगी। इसके पीछे मोटो क्या है? इसके पीछे मोटो यही है कि लॉ जो है वो ट्रीट करता है एक डिग्री को ऐसा ही सेम जैसा ट्रांसफरी कोर्ट ने पास करी हो, ठीक है, ट्रांसफरी कोर्ट ने पास करी हो ऐसा ही ट्रीट करता है। हालांकि करी तो ट्रांसफरर कोर्ट ने थी जिसने डिग्री भेजी है, ट्रांसफर करी है। और अपील के केस में क्या रहने वाला है? अपील के केस में यही रहेगा कि ऑर्डर जो रहेंगे ट्रांसफरी कोर्ट के, जो भी ऑर्डर जो निकालेंगे वो अपीलेबल होगा, एग्जैक्टली लाइक जैसा ओरिजिनल कोर्ट में होता, ओरिजिनल कोर्ट के ऑर्डर को अपील कर सकते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर उसको अपील किया जा सकता है। इसके बाद 42 का सबसेक्शन 2 देखो, आपको पता लगेगा कि जैसी पावर यहाँ पर ओरिजिनल कोर्ट के पास थी वैसी ही सेम पावर किसके पास है? यहाँ पे ट्रांसफरी कोर्ट के पास है, वैसी ही सेम पावर है उनके पास। क्लॉज ए बोलता है कि ट्रांसफर कर सकता है फर्दर, जैसे हमने सेक्शन 39 में ट्रांसफर करा डिग्री का वैसे ही फर्दर ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद क्लॉज बी बोलता है कि कैन एग्जीक्यूट अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हम सेक्शन नंबर 50 में पढ़ेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सी बोलता है कि पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिग्री, डिग्री का अटैच किया जा सकता है, मतलब और अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है बेसिकली। उसके बाद सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो भी कोर्ट ये पास कर रहा है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ, जो भी कोर्ट ये पास कर रहा है, जो भी सारी चीजें ऑर्डर वगैरह पास कर रहा है, उसकी एक कॉपी उस कोर्ट को भी भेजेगा जिसने डिग्री उसे पास करी थी। अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया सेक्शन नंबर 42 में कि क्या क्या सारी चीजें जो भी पावर हैं वो क्या रहने वाली है ट्रांसफरी कोर्ट के पास, लेकिन सबसेक्शन 4 इसका बताता है कि क्या पावर नहीं रहेंगी ट्रांसफरी कोर्ट के पास, तो वो क्या नहीं कर सकता है। तो पहली बात तो वो डिग्री को चेंज नहीं कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता है डिग्री को, ठीक है। डिग्री से उसका कोई नाता नहीं है, बेसिकली उसका डिग्री से नाता नहीं है, डिग्री के निष्पादन से नाता है, डिग्री के एग्जीक्यूशन से नाता है, और वही उसका काम है। तो ना तो डिग्री को चेंज कर सकता है ना मॉडिफाई कर सकता है डिग्री को, कैन नॉट क्वेश्चन करेक्टनेस ऑफ द डिग्री, है ना। इट मस्ट सिंपली एग्जीक्यूट इट, राइट, इट मस्ट सिंपली एग्जीक्यूट इट। ओके, एक केस है एस भास्करन वर्सेस सेबेस्टियन का केस है 2019 का सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द डिग्री, ठीक है। इस लैंडमार्क केस में बताया गया कि बियॉन्ड द डिग्री जा नहीं सकता एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, निष्पादित जो निष्पादन का काम है जिस कोर्ट को, वो उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट को ऑर्डर करना है पेमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो 10 लाख रुपए की यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकता, ठीक है। 5 लाख है तो 5 लाख करवाओ,
ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम जरूर करवाई जा सकती है पर ज्यादा नहीं। सेक्शन नंबर 43 पर आ जाइए। 43 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट येस सिंपली ये बात करता है कि जहां पर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है ना, सीपीसी जहां पर लागू नहीं होती है तो वहां पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो एग्जीक्यूशन इस वजह से फेल नहीं हो जाना चाहिए मेयरली बिकॉज उस एरिया में सीपीसी लागू नहीं होती है। रादर जैसा जिस कोर्ट ने डिक्री का निष्पादन के लिए भेजा है यानी कि ट्रांसफर और कोर्ट जो है वहां पे जैसा लागू होता है ना, जैसा वहां पे कोड जो है सीपीसी का लागू होता है वैसा वहां पे लागू होगा। जहां पे ये जो एरिया जिस एरिया में लागू नहीं होता है वैसा वहां पे लागू होगा। अदरवाइज जहां पे सीपीसी लागू होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करी जाती है डिग्री और वैसे ही उसका निष्पादन होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ सीपीसी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 44। 44 बात करता है रेवेन्यू कोड की डिक्री के बारे में। अब मुझे आप बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बताओ कि रेवेन्यू कोड कहाँ पर दिया गया है सीपीसी में। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो सेक्शन नंबर 44 रेवेन्यू कोड की बात करता है। रेवेन्यू कोड की डिक्री जो है वो एज लाइक सिविल कोड की डिक्री जैसा एग्जीक्यूट करवाई जाएगी, एग्जीक्यूट करी जाएगी। रेवेन्यू कोड की जो डिक्री है एग्जीक्यूटेबल है लाइक अ नॉर्मल सिविल कोड डिक्री। बट ये याद रखना अच्छे से, वहां पे भी दिया हुआ है उस सेक्शन में जहां पे रेवेन्यू कोड डिफाइन है कि सिविल कोड जो सिविल डिक्री है बेसिकली सिविल डिक्री को रेवेन्यू कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। रेवेन्यू कोड की डिक्री जरूर सिविल कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 44 जो कि 44A जो कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 44A बताता है फॉरेन डिक्रीज फ्रॉम रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। फॉरेन डिक्रीज फ्रॉम रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। अब रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज का क्या मतलब होता है, तो फॉरेन कंट्री, ऐसी फॉरेन कंट्री जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट से म्यूचुअल नाता है यानी कि एग्जीक्यूशन जो है वो डिक्रीज का, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से कोई डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाने फॉरेन कंट्री में भेजे तो वहां पे हो जाए और फिर वहां का जो एग्जीक्यूशन कराने वहां की फॉरेन कंट्री भेजे, मतलब फॉरेन कंट्री भेजे तो यहाँ पर उसका निष्पादन हो जाए। तो ऐसा जो म्यूचुअल नाता है इनका वो होता है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। यूके इसका एक एग्जाम्पल है, यूके एक रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है। अब सेक्शन नंबर 44A का सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी फाइल करी गई इन दी इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉरेन डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी फाइल करी गई तो यहाँ पर उसका निष्पादन किया जा सकता है, ठीक है। अब मुझे आप बताना कि कौन से सेक्शन नंबर में दिया गया है फॉरेन डिक्री के बारे में या फिर फॉरेन जजमेंट के बारे में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं सब सेक्शन 1 को कि यूके का कोर्ट है जिसने पास करी कोई मनी डिक्री, ठीक है। वो डिक्री होल्डर जो है जिसके फेवर में डिग्री पास हुई है वो इंडिया में आता है, फाइल करता है सर्टिफाइड कॉपी, जो भी यूके ने डिग्री पास करी थी उसकी सर्टिफाइड कॉपी फाइल करता है इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो इंडियन कोर्ट उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसका निष्पादन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है। उसके बाद सब सेक्शन 2 देखो, सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, सर्टिफिकेट यानी कि जिसने ट्रांसफर करी है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो जिसने ट्रांसफर करी है उसको बताया जाएगा कि डिक्री जो है सेटिस्फाई हो गई है या फिर एडजस्टमेंट्स की डिटेल दी जाएगी कि हाँ इतना सेटिस्फाई हो गई है, इतनी होनी बाकी है, जो भी है उस कोर्ट को डिटेल देंगी। तो जिसने करा है यानी कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बोल सकते हैं, तो उस जिसने कोर्ट ने करा है उसको उस चीज की डिटेल सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 बोलता है सेक्शन नंबर 47 के यहाँ पे प्रोविजन जो है वो अप्लाई होंगे जब आप फाइल करोगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर रिफ्यूज कर सकता है एग्जीक्यूशन को मना कर सकता है इन द केस कि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है, डिक्री फॉल नहीं करती है विद इन एनी ऑफ द एक्सेप्शंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज A to F ऑफ सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 जो कि फॉरेन जजमेंट की बात करता है व्हेन नॉट कंक्लूसिव, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर्स देखो और समझो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 इंपॉर्टेंट नहीं है बट सिंपली ये बताता है कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी या फिर सुपीरियर कोर्ट कौन होगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 बताता है डिक्री इंक्लूड्स मनी डिक्री, ठीक है, डिक्री इंक्लूड्स मनी डिक्री। याद हो तो मैंने इससे पहले अभी एग्जाम्पल जो लिया था वो मनी डिक्री का ही लिया था, ठीक है। तो मनी डिक्री इंक्लूड करती है बट एक्सक्लूड क्या करती है, याद रखना, एक्सक्लूड करती है टैक्सेस, पेनल्टीज, फाइन्स,
की कोई डिग्री है, ऐसी कोई भी डिग्री है, टैक्सेस, पेनल्टीज या फाइन की कोई डिग्री है, तो वो इस डिग्री में नहीं आती, तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओनली मनी डिग्री की बात करी है। उसके बाद एक लाइन है जो यहाँ लिखी गई है, वो अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, तो लास्ट लाइन ये कहती है कि बट शेल इन नो केस इंक्लूड एन आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो इसका मतलब यही है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, आर्बिट्रेशन अवार्ड इंक्लूडेड नहीं है। इवन इफ सच एन अवार्ड इज एनफोर्सिएबल एज अ डिक्री और जजमेंट, एनफोर्सिएबल है बट फिर भी आर्बिट्रेशन अवार्ड यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 45 सिंपली ये बताता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो है वो आउटसाइड इंडिया हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, जिससे भी टाई अप है, बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 46 प्रिसिप्ट्स। प्रिसिप्ट्स ऑलरेडी हमने सेक्शन नंबर 39 के सब सेक्शन 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। एप्लीकेशन लगाता है डिग्री होल्डर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएगा, फिर कोर्ट को सेटिस्फाई होता है अगर कोर्ट, तो यहाँ पर प्रिसिप्ट इशू कर सकता है। अब एप्लीकेशन किस बात की लगा रहा है, वो ये लगा रहा है कि डिग्री होल्डर यूँ एप्लीकेशन लगा रहा है, बोल रहा है कि जजमेंट डेटर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी बाहर है और वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। ठीक है, बेच देगा, बेच के खा जाएगा, तो फिर कहाँ से मेरा एग्जीक्यूशन निष्पादन होगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे जो चीज़ है वैलिड रीजन लगता है, तो कोर्ट जो है 2 महीने के लिए, क्या नॉट मोर देन 2 months की यहाँ पे अटैच कर सकता है जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को। एंड दैट इज द रीजन कि क्यों मैंने आपको सेक्शन नंबर 46 प्रिसिप्ट्स वापस से समझा दिया, क्योंकि बार बार पूछा जाता है प्रिसिप्ट्स क्या होता है, प्रिसिप्ट्स का टाइम क्या है, मतलब कौन एप्लीकेशन लगाएगा, सारी चीजें जो है मतलब आप क्लियर कर लो। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा चीज है, उसको ध्यान रख लो, आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 47 पर। 47 मतलब 47 का तो टाइटल ही इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से 3 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, कि सेक्शन नंबर 47 का टाइटल बोलता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। ठीक है, जो कोर्ट निष्पादन कर रहा है डिग्री का, वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा क्वेश्चंस को। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स, या ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री, तो ये सारे क्वेश्चन जो है कोर्ट जो एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री वो डिसाइड करेगा, यानी कि वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा रादर कि कोई सेपरेट सूट फाइल किया जाए। कोई सेपरेट सूट नहीं फाइल होगा इसके लिए, वही जो निष्पादन कर रहा है ना वो डिग्री को डिटरमाइन करेगा। पर ये याद रखना कि बियॉन्ड तो नहीं जा सकता है वो कोर्ट। ठीक है, बियॉन्ड द डिग्री नहीं जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, सेटिस्फेक्शन, मैंने बताया ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये डिटरमाइन करता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है, एग्जीक्यूशन यानी कि हाउ डिक्री विल बी एनफोर्स कैसे करवाई जाएगी। डिस्चार्ज का मतलब वेदर लाइबिलिटी फिनिश हुई है कि नहीं, डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं, लाइबिलिटी जो थी फिनिश हुई है कि नहीं। या फिर तीसरा सेटिस्फेक्शन हुआ है कि नहीं, वेदर डिक्री जो है ऑलरेडी सेटिस्फाई कर दी गई है, पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, या पार्टली पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो वो होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री। तो यहाँ पे कोई सेपरेट सूट उसका फाइल नहीं होगा, इसी के अंदर होगा। सबसेक्शन 1 आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसेक्शन 2 ओमिटेड है। सबसेक्शन 3 पर आओ। सबसेक्शन 3 इसका बात करता है अगर डिस्प्यूट अराइज होता है कि पर्सन जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम अभी पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 50 में। Whether a person is legal representative or not, this dispute arises, तो executing court जो है वो itself decide करता है। executing court निष्पादन जो कर रहा है कोर्ट वो decide करता है। explanation 1 इसका बोलता है कि even dismissed plaintiff या फिर defendant still treated as a party to the suit। ठीक है, डिसमिस प्लेंटिफ डिसमिस हो चुका है केस से, फिर भी उसके बाद भी डिफेंडेंट या प्लेंटिफ जो है वो ट्रीट किया जाता है एज अ पार्टी टू द सूट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 देखो, क्लॉज ए बोलता है ऑक्शनर परचेजर जो है वो भी ट्रीट किया जाता है एज अ पार्टी टू द सूट। ऑक्शनर परचेजर, ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि हु कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टी टू द सूट एंड हु कैन नॉट। तो ऐसा क्वेश्चन में प्लेंटिफ जो कि डिसमिस कर दिया गया है, डिफेंडेंट जो कि डिसमिस कर दिया गया है, उसको ट्रीट किया जाता है एज अ पार्टी टू द सूट। ऑक्शनर परचेजर उसको किया जाता है एज अ पार्टी टू द सूट ट्रीट।
और उसके बाद क्लॉज बी देखो, बोलता है कि क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू ऑक्शन परचेजर आर एग्जीक्यूशन क्वेश्चन। एग्जीक्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, ऑक्शन परचेजर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल समझो कि पर्सन जो है परचेज करता है एक हाउस को, है ना, कोर्ट ऑक्शन करता है, कोर्ट बोली लगाता है, उसमें कोई जो पर्सन है वो परचेज कर लेता है उस ऑक्शन में। नाउ समवन ऑब्स्ट्रक्ट्स द पोजेशन को कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसके, तो फिर ऐसे केस में डिस्प्यूट जो है वो डिसाइड किया जाएगा अंडर द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इटसेल्फ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर ये डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 48 आपका रिपील्ड है, ठीक है, रिपील्ड है लिमिटेशन एक्ट 1963 के द्वारा। टाइम ऑफ लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन क्या रहेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 49 एंड 50 मार्क इट विद 5 स्टार, 5 तारे लगा लो दोनों सेक्शंस पर। ईच सेक्शन नंबर 49 एंड 50 ईच बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 49 सिंपली बात करता है ट्रांसफरी की। ट्रांसफरी मतलब ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री गेट्स द सेम राइट्स। ट्रांसफरी जिसको डिक्री ट्रांसफर हुई है वो पर्सन के पास सेम राइट्स होंगे एंड लाइबिलिटीज होंगी जैसा कि ओरिजिनल डिक्री होल्डर के पास होती, ठीक है। जो ओरिजिनल डिग्री होल्डर के पास थी ना ऑलरेडी, वैसा ही सेम उसके पास होगी राइट्स एंड लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल क्या बोलता है कि ए एक पर्सन है, ए जो है वो ट्रांसफर करता है डिग्री बी को, ए डिग्री ट्रांसफर करता है बी को। अब बी के पास बेटर यहाँ पर राइट्स नहीं आ सकते ए से, ठीक है, ए से ज्यादा राइट्स बी के पास नहीं आ सकते, ए के इक्वल टू ही आएंगे, ठीक है। ए के पास जो राइट्स थे वही बी के पास आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। तो जजमेंट डेटर जो होगा यहाँ पे जिसके फेवर में डिग्री पास नहीं हुई है, जो जजमेंट डेटर है वो यूज कर सकता है सेम डिफेंस एज अगेंस्ट बी, ठीक है, जैसा एज अगेंस्ट ए कर सकता था, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 50 पर आ जाओ, इंपॉर्टेंट अगेन लीगल रिप्रेजेंटेटिव अभी इसी लेक्चर में हमने 3 से 4 बार शब्द सुन लिया होगा, ठीक है। तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि इफ जजमेंट डेटर डाइज बिफोर डिक्री फुल्ली सेटिस्फाइड, ठीक है, अगर जजमेंट डेटर मर गया, डिक्री सेटिस्फाई नहीं हुई, उससे पहले ही जजमेंट डेटर मर गया, तो जो डिक्री होल्डर है वो एग्जीक्यूट करा सकता है डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसको एग्जांपल से समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ए गॉट डिक्री अगेंस्ट बी, ठीक है, ए के फेवर में डिक्री पास हुई अगेंस्ट बी, ठीक है, फॉर पेमेंट, लेकिन बी जो है वो मर जाता है, ठीक है, बी मर जाता है तो वो अब ए क्या करेगा, ए हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेगा, अब क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करवाएगा डिक्री अगेंस्ट बी सन, वाइफ, लीगल हेयर्स बेसिकली, ठीक है। तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके अगेंस्ट वो है जो डिक्री है वो ए पर्सन जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 2 देखो, सबसेक्शन 2 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलग से ही मार्क कर लो इसको। तो सिंपल से एक लाइन ये समझाता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा लाइबल होगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के एक्सटेंट तक ही लाइबल होगा, उसके अलावा वो लाइबल नहीं होगा, यानी कि वो पर्सनली लाइबल नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या पर्सनली लाइबल होता है, नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लाइबल नहीं होता है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। जो इसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जो भी बाप दादा की जो भी प्रॉपर्टी थी या फिर जो भी प्रॉपर्टी है जिसके लिए वो लाइबल है, तो उसी एक्सटेंट तक होगा, लेकिन वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझ लो, एक सन है जो कि इनहेरिट करता है 5 लाख वर्थ ऑफ 5 लाख की प्रॉपर्टी, ठीक है, डिग्री है 20 लाख की, तो सन लाइबल होगा अप टू 5 लाख ओनली, ठीक है, अप टू 5 लाख ओनली ही लाइबल होगा, नॉट फ्रॉम हिज पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है, इससे ज्यादा वो नहीं होगा। एग्जीक्यूशन जो होगा अगेंस्ट द इस्टेट ऑफ डिसीज्ड होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन जो है इस्टेट ऑफ डिसीज्ड के इस्टेट के अगेंस्ट होता है, नॉट द पर्सनल एसेट्स ऑफ हेयर, ठीक है, जो लीगल हेयर्स हैं उनके पर्सनल एसेट के अगेंस्ट जो है यहाँ पर डिक्री का निष्पादन नहीं होता है। उसके बाद सबसेक्शन 2 एक फर्दर पावर भी बताता है कि कोर्ट जो है कंपेल कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, कि वो यहाँ पर काम करे, ठीक है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, डिक्री का निष्पादन करने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको कंपेल कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, पैसा देने को कंपेल कर सकता है कोर्ट। दूसरा,
प्रोड्यूस अकाउंट्स, अकाउंट्स प्रोड्यूस करो ऐसा बोल सकता है। तीसरा, डिस्क्लोज करो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को, कौन सी क्या प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर डिस्क्लोज करने को कोर्ट कंपेल कर सकता है, बोल सकता है। ये सारी चीजें कहाँ पर दी गई हैं आपकी सेक्शन नंबर 50 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव में दी गई हैं। ओके, तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर। पूरा लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अपन ने पढ़ा है सेक्शन नंबर 36 से लेकर सेक्शन नंबर 50 तक वी हैव कंप्लीटेड ऑफ पार्ट 2 एग्जीक्यूशन। एंड लास्टली आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ें ऑर्डर नंबर 21 के साथ, और अच्छे से समझ में आएगा। एंड soon we will cover order number 21. Thank you for watching till the end.